हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th। सो आज हम एक ग्रामर टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं और टॉपिक वही है जो आप डिमांड कर रहे थे एंड दैट इज प्रेपोजिशंस। सो क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बच्चे देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, टॉपिक सेम है, दोनों ही क्लासेस में है, कॉन्सेप्ट्स भी सेम है बेटा। सो आप दोनों के लिए यूजफुल रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर तुम अभी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो कि मैम प्रेपोजिशन बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इरिटेटिंग लगता है, क्वेश्चंस में समझ नहीं आता कौन सा प्रेपोजिशन लगना चाहिए, तो ट्रस्ट मी, इतनी वीडियो देख लिया ना, एक बार पूरी वीडियो देख लो, ज्यादा लंबी नहीं रखूंगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ और ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होने वाली है। तुम खुद बोलोगे कि यस, मैं जब आया था प्रेपोजिशन नहीं समझ में आए थे, अब मुझे समझ में आ रहे हैं, अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, और मैं एकदम जीरो से एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाने वाली हूँ, प्रेपोजिशन क्या होता है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को नहीं पता है, किसी ने आज तक नहीं पढ़ा है, तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गॉट इट? बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, अगर आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। राइट, चैनल बहुत ही ज्यादा छोटा है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बनाया है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही छोटा है, बट या विद योर एफर्ट्स एंड विद माइन ऑब्वियसली ये बढ़ेगा धीरे धीरे। तो अपने आईसीएससी के बाकी जो फेलो आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा, पता चलेगा मुझे। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट करके बताना, कुछ मिसिंग लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना, आई विल ऑब्वियसली इंप्रूव इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, प्रेपोजिशंस फॉर आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th। अभी प्रेपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। देखो, प्रेपोजिशन आपके टीचर्स ने आपको पढ़ा रखा होगा, बताया होगा कि प्रेपोजिशन का मतलब है प्री और पोजिशन, तो बेटा वही वाली बात है। देखो, होते क्या है ना, ये कि ये प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, सो पहले। अब यार देखो, मैं बोल तो हिंदी रही हूँ लेकिन मैं लिख इंग्लिश में रही हूँ क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं लिखनी आती है। मैं भी आईसीएससी आईएससी की ही स्टूडेंट रह चुकी हूँ। ठीक है, मेरी पूरी स्कूलिंग आईसीएससी वाली है, तो यार तुम्हें पता है यार हमारी हिंदी का हाल क्या होता है नहीं लिखनी आती है, 10th के बाद तो हम पढ़ते भी नहीं है, तो वही है मेरे साथ, मैं इंग्लिश में लिखूंगी, तुम समझ जाना। ठीक है, सो या तो प्री का मतलब है पहले, और पोजीशन तो तुम जानते हो, तो इसकी पोजीशन पहले होती है। अब तुम बोलोगे कि मैम किसके पहले, मतलब क्या असेंबली की कोई लाइन लग रही है कि भाई इसके पहले या रोल नंबर 1 के पहले, रोल नंबर 2 के पहले? पहले मतलब देखो, हमारे पास सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस में भी तो एक स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आते हैं ना जिनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब होगा, कंजंक्शंस होंगे। सो अब यही आपको समझना है कि ये किसके पहले आता है। देखो, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करूं और मैं सेंटेंस लिखूं, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो बेटा ये सेंटेंस के अगर हम अंदर देखें तो यहां पे होता क्या है ना कि ये जो आपके प्रेपोजिशंस होते हैं ये नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं। इनकी जो प्री होती है ना पोजीशन, वो नाउन प्रोनाउन के प्री होती है, यानी कि नाउन प्रोनाउन के पहले होती है इनकी पोजीशंस। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि मैम नाउन कैसे पहचानूं, मैं मुझे नाउन नहीं पहचानना आ रहा है, तो देखो बहुत छोटी सी एक चीज बताती हूँ, आर्टिकल को ढूंढ लेना। सेंटेंस में आर्टिकल मिल जाएगा आपको, तो आपको फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे आर्टिकल दिख रहा है, ये रहा, तो इसके बाद क्या है? नाउन है। आर्टिकल कहाँ है? ये रहा, तो इसके बाद क्या है? नाउन है। तो टेबल हमारा नाउन है, राइट? तो मैंने क्या बोला, इनकी पोजिशन होती है नाउन प्रोनाउन से पहले, तो ये रहा हमारा प्रेपोजिशन। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा प्रेपोजिशन। अब देखो इसका काम क्या होता है। ठीक है मैम, पोजीशन तो पता चल गई कि ये कहां पे बैठेगा, पर क्या काम करेगा? तो देखो काम क्या होता है ना बेटा, कि ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं हमारे, ये प्रेपोजिशंस नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, और नाउन प्रोनाउन से पहले आकर के ये काम क्या करते हैं कि उस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन क्या है बाकी के सेंटेंस से वो बताते हैं, या फिर आप ऐसे कह लो कि बाकी के सेंटेंस का रिलेशन क्या है उस नाउन प्रोनाउन से वो बताते हैं। तो ये रिलेशन बताने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी कि टेबल और कैट के बीच का क्या रिलेशन है? बैठी है, नीचे है, ऊपर है, क्या, किस तरीके से। सो ये आपको बताने का काम ये प्रेपोजिशन कर रहा है कि कैट टेबल के ऊपर बैठी है, तो ये काम करता है बेसिकली प्रेपोजिशन। समझ में आ गया? अब देखो मैं आपको ना ग्रामर की एकदम पूरी वैसी लैंग्वेज में बताऊं, वैसे टर्मिनोलॉजी यूज करूं, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेशन आने ही नहीं वाली है, एग्जाम्स में तो एप्लीकेशंस आने वाली है। तो आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है बस आप उस तरीके से समझ लो, ताकि अप्लाई सही से कर सको। तो समझ में आ गया, प्रेपोजिशन इनकी पोजीशन पहले होती है नाउन प्रोनाउन के, और ये उस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बाकी के सेंटेंस के साथ बताते हैं। इतना काम होता है प्रेपोजिशन का। अभी प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं बेटा, ठीक है, अभी बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं, और सच बताओ तो अगर तुम आगे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम
में अपेयर होने वाले हो, CUET का एग्जाम दोगे जहाँ इंग्लिश आती है, SSC NDA, मैंने इन सभी एग्जाम्स में पढ़ाया है। और दिक्कत क्या होती है ना कि प्रेपोजिशन इतने सारे होते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। असली कंफ्यूजन तो वहां है, यहाँ तो कंफ्यूजन ही नहीं है। असली कंफ्यूजन वहां है, वहां लर्न करना पड़ता है, इतने सारे होते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ना इतने सारे तुम्हें प्रेपोजिशंस पढ़ने नहीं है। प्रेपोजिशंस होते हैं फिक्स वर्ड के साथ प्रेपोजिशन, चेंजिंग प्रेपोजिशंस बहुत अलग अलग होते हैं, इतना सब पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें कुछ प्रेपोजिशंस पढ़ने हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, तो मैं वही प्रेपोजिशंस तुम्हें आज पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। जो एग्जाम में नहीं आते वो मैं पढ़ा के तुम्हारा टाइम वेस्ट क्यों करूँ। जब किसी कभी मूड होगा कि मैम आई एम हेयर टू जस्ट गेन नॉलेज, तब मैं पढ़ा दूंगी, राइट। अभी तो एग्जाम्स पास आ रहे हैं। सो अभी हम उन प्रेपोजिशंस को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, एंड उनके बीच का कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, ठीक है। उनको कंपेयर करके पढ़ेंगे और उनके बीच का कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। और यहाँ पे देखो, मैं साफ बताऊं तो मेरा तरीका है, मैं बोर्ड पे लिख के प्रिंटेड डॉक्यूमेंट लेकर के आपको रीड करके नहीं बताऊंगी, मैं लिख लिख करके समझाऊंगी आपको। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल अपलोड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, राइट। ओके, सो ये अभी समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, क्या काम है। अब देखो होते कौन से हैं। एक होता है टू और टू वर्ड्स। अब टू में क्या फर्क है, टू वर्ड्स में क्या फर्क है, दोनों का क्या काम है ना, तो वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक टेस्ट आपको देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर करके दो मुझे, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम पढ़ाया आपने कुछ नहीं, सवाल पहले पूछ लिया। ट्राई तो करो, 9th में हो 10th में हो, इतने लेवल पे आ गए हो, कुछ तो पता होगा, ट्राई करो, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग किस तरीके से ट्राई करने वाले हो। तुम सुनने में जो सही लगेगा वो ट्राई करोगे, है ना। चलो आंसर करो। ओके, सो द सेंटेंस इज आई एम गोइंग टू या टूवर्ड्स द एयरपोर्ट टू see off my cousin, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 है बेटा, I am going to or towards the airport, I can surely drop you मिडवे, ठीक है बेटा। सो ये आपके सामने गिवन है दो सेंटेंसेस। नाउ आई वांट यू टू आंसर कौन से सेंटेंस में कौन सा वाला प्रेपोजिशन यूज करने वाले हैं हम। टू आएगा या टूवर्ड्स जाएगा, टू आएगा या टूवर्ड्स जाएगा। स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है। और फिर अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, और सही है तो बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाएगा, और गलत है तो भी क्या हो गया, कॉन्सेप्ट तो सीखने को मिल ही रहा है, तो आगे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो देखो टू और टूवर्ड्स में फर्क क्या होता है ना बच्चे, कि जो टू होता है ये एक्चुअली यूज होता है जब हम कोई डेस्टिनेशन बताना चाहते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन, ठीक है। जब हम डेस्टिनेशन बताना चाहते हैं कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कहां है, मैं कहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यानी कि मैं स्कूल ही जा रही हूं, स्कूल पे ही मेरा कुछ काम है, मैं या तो पढ़ने जा रही हूं तो पढ़ाने जा रही हूं तो कुछ काम है, लेकिन दैट इज माई डेस्टिनेशन, माई फाइनल डेस्टिनेशन, मैं वही सोच के निकली हूं घर से। लेकिन टुवर्ड्स जो होता है ना बेटा, ये आपको डेस्टिनेशन नहीं, ये जस्ट आपको एक डायरेक्शन बताता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो, ये फर्क होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैं स्कूल की ओर जा रही हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, यानी कि मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूं, बट जरूरी नहीं है मैं स्कूल ही जा रही हूं, हो सकता है मेरी फ्रेंड का घर है पास में और मैं वहां जा रही हूं, बट द डायरेक्शन इज दैट, ठीक है। अब मैं आपको क्या ही एड्रेस बताऊं उसका, तो बस मैंने बोल दिया कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ते हो, तो हाँ स्कूल की तरफ ही जा रही हो बस, राइट। तो ये बेटा टूवर्ड्स का काम है और ये टू का काम है। डेस्टिनेशन जब देनी है तो टू, और जब डायरेक्शन बतानी है तो टूवर्ड्स। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये वाला सेंटेंस देख लो, है ना। अब इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि आई एम गोइंग टू या टूवर्ड्स द एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई कजिन। अगर कजन को सी ऑफ करना है तो टूवर्ड्स थोड़ी बोलोगे, फिर तो आप एयरपोर्ट ही जा रहे हो ना। हमें हिंट मिल रहा है ना सेंटेंस के अंदर, गॉट इट, कि मैं एयरपोर्ट ही तो जा रही हूँ अपने कजन को बाय करने, टाटा करने, है ना, बाय बोलने के लिए, उसे छोड़ने। तो टू आना चाहिए क्योंकि वो आपकी डेस्टिनेशन है, टूवर्ड्स नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग डैश द एयरपोर्ट, आई कैन श्योरली ड्रॉप यू मिडवे, कि भाई मैं उसी ओर जा रही हूं, मैं तुम्हें रास्ते में कहीं छोड़ दूंगी, तो ये क्या होगा, तो यहां पर फिर हम टूवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कहीं पे भी मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई मेरी डेस्टिनेशन है एयरपोर्ट, लेकिन हाँ ये पता चल रहा है कि उसी डायरेक्शन में है, तो फिर बेटा यहाँ पे टूवर्ड्स है, टू नहीं। हो सकता है एयरपोर्ट से आगे मुझे कहीं काम है, रास्ते में पड़ने वाला एयरपोर्ट, कहीं तुम्हें बीच में छोड़ देंगे, तो ये होता है टू और टूवर्ड्स के बीच का फर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू इज फॉर फाइनल डेस्टिनेशन, जहां आप जा रहे हो, टूवर्ड्स इज फॉर द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टू और फॉर हमारे पास आ जाता है, गॉट इट। अब देखो बेटा,
टू और फॉर में होता क्या है, ये दोनों ही प्लेसेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम प्लेसेस के लिए यूज करते हैं जब हम बताते हैं कि हम किसी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। कैसे, मैं सिखाती हूं। देखो, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है गो, गेट, या लिखा हुआ है सेंड समवन, किसी को भेजो, या लिखा है किसी चीज को भेजो, सेंड समथिंग, ऐसा लिखा है, ठीक है। या फिर लिखा है कम और लिखा है रिटर्न, अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद ना आप इन वर्ड्स के बाद बेटा आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स के बाद आप लगाने वाले हो टू, और फिर जो भी प्लेस आपको है वो प्लेस यहां पर आ जाएगी, बट इनके बाद टू आना चाहिए, गॉट इट, टू आना चाहिए। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है किसी सेंटेंस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो दिया हुआ है लीव या फिर स्टार्ट, तो इसके बाद जो बेटा आता है वो आता है फॉर एंड देन द प्लेस, द नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है, उसका नाम आता है। तो ये आपको ना बेसिकली बेटा थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। दिस इज द आई कैन से कि ये एक रूल है जो अप्लाई होता है, तो ये एक आपका रूल हो गया जो अप्लाई होगा, एंड सेकेंड रूल आपका ये हो गया जो कि अप्लाई होता है। गॉट इट, क्लियर, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं यहां पर बोलूं कि एग्जाम्पल 1, अगर मैं बोलूं send the boy dash my cabin, ठीक है, और फिर वहां पे बेटा मैं यहां लिख दूं कि I am leaving dash London next week। तो बेटा अब क्या आना चाहिए, है ना, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या आना चाहिए। तो अब आप देखो यहां पर जब लिखा है सेंड, तो सेंड किसी इंसान को भेज रहे हैं या तो किसी चीज को, तो अब यार सेंडिंग समवन, है ना, अभी बताया था ना, व्हेन वी सेंड समवन, जब समवन होगा तो फिर आप वहां पे टू लगाते हो। तो मैं बोल रही हूँ कि सेंड द बॉय टू माई केबिन, उसे मेरे केबिन में भेज दो, सेंड हिम टू माई केबिन, राइट, या टू माई ऑफिस, ये लिखेंगे, हमने प्लेस बता दिया, टू आ जाएगा। लेकिन अगर लीविंग वर्ड है तब आप उसके बाद फॉर लगाते हो, तो आई एम लीविंग फॉर लंडन नेक्स्ट वीक। आ गया समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, या तो लीव होगा या तो स्टार्ट होगा, तो उसके बाद फॉर प्रेपोजिशन होता है हमेशा। और अगर गो, गेट, ठीक है, आई एम गोइंग टू लंडन बोलते हो ना, गोइंग टू स्कूल बोलते हो ना, तो गो, गेट, अगर ऐसा लिखा है सेंड समवन, सेंड समथिंग, कम, रिटर्न, आई एम रिटर्निंग, है ना, रिटर्न टू योर प्लेस, टीचर्स बोलती है ना क्लास में, अगर तुम घूम रहे हो इधर उधर तो क्या बोलते, रिटर्न टू योर प्लेस, कम टू मी इफ यू नीड एनी हेल्प। तो देखा आपने, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से ना आप टू यूज करते हो अगर कोई प्लेस, अगर इस तरीके से बात हो तो। चलो इजी, नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास होम, ये वर्ड आता है। अब इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगती है, कब लगती है, कैसे लगती है, वो समझना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर मैं आपके सामने यहां पर फॉर एग्जाम्पल चलो 2 सेंटेंसेस देती हूं आपको, ठीक है, आप मुझे बताना कौन सा सेंटेंस सही है ना। आई एम गोइंग टू हिज होम, ठीक है, और सेकेंड आई एम गोइंग टू होम, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसके अंदर, सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अभी मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूं। देखो बेटा, होता क्या है ना कि जो ये होम वर्ड है ये 2 तरीके से काम करता है, ठीक है बेटा, ये जो होम वर्ड है ये 2 तरीके से काम करता है। दिस कैन बी एन एडवर्ब एंड इट कैन ऑल्सो बी अ नाउन। ये एक एडवर्ब भी हो सकता है और ये एक नाउन भी बन सकता है, गॉट इट। अब देखो सिंपल सी बात क्या है कि जब ये एक एडवर्ब होगा तो इसके साथ टू का यूज नहीं करते हम लोग। जब ये एडवर्ब होता है तो इसके साथ हम टू को यूज नहीं करते। लेकिन बेटा जब ये एडवर्ब नहीं बल्कि एक नाउन होता है तो हम क्या करते हैं, तब हम इसके साथ टू का यूज करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल, क्लियर, ठीक है। अब तुम बोलोगे हमें कैसे समझ में आएगा मैम ये कब नाउन है और कब ये एडवर्ब है। तो देखो सीधी सी बात है, मैं समझाती हूँ कैसे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानो कि जब ये नाउन है तो बेटा अगर ये नाउन होगा तो उसके पहले पोजेसिव
एडजेक्टिव्स गिवन होंगे, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन के पहले ही आता है ना, ये तो हमें पता है ना। एडजेक्टिव का काम क्या है यार, वो नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि यू आर स्मार्ट या ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो लड़का कैसा है वो, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि वो स्मार्ट है, ठीक है ना। आगे समझ में, द वेदर, इट्स प्लेजेंट वेदर, प्लेजेंट वेदर, वेदर कैसा है, प्लेजेंट है ना। टॉल बॉय, तो लड़का कैसा है, टॉल है। आया समझ में। तो ये जो नाउन होते हैं ना, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव से मिलती है। तो एडजेक्टिव आते ही नाउन के लिए बेटा, और किसी के लिए नहीं आते, ये नाउन के लिए आते हैं। तो जब भी आपको कहीं पर सेंटेंस के अंदर ना होम के पहले, होम अगर नाउन होगा ना, तो उसके पहले आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं आपके माय, योर, हिज, हर, देयर, ये सभी आपके होते हैं बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो अगर आपको होम के पहले ये सब देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स कि वो नाउन है, तो टू लगा दो। लेकिन अगर आपको ये सब देखने को ना मिले, डायरेक्ट होम लिखा हो, तो बेटा वो एक एडवर्ब होगा, और तब आप टू नहीं लगाते, क्योंकि हमारा रूल कहता है ग्रामर में कि अगर वर्ब है और वर्ब के बाद अगर कोई एडवर्ब है, होम अगर आपका एडवर्ब है, तो वर्ब और एडवर्ब के बीच में कोई भी कुछ और नहीं आना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक के बाद एक आना है, सिंपल। इनके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है, सिर्फ इतना समझना है, ठीक है। तो जब होम एक एडवर्ब होगा, तो यानी कि फिर डायरेक्ट इसमें क्या लग जाना है, डायरेक्ट वर्ब होगा, बीच में टू नहीं घुसेगा, टू नहीं लगाओगे। लेकिन अगर होम एज अ नाउन यूज हुआ है, तब टू लगाओगे। और वो नाउन के तरीके से कब यूज होगा, कैसे पता चलेगा, तो होम के पहले अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो वो नाउन है, तो तब टू आ सकता है। लेकिन अगर टू है ना, वो एडवर्ब है, तो टू नहीं आएगा। सिंपल, मैं रिपीट कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो, तो यहां पर हमने क्या देखा बेटा, आई एम गोइंग टू हिज होम, है ना, मैं उसके घर जा रही हूं। तो यहां पर हिज लगा हुआ है ना, तो ये क्या है बेटा, तो ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, राइट। तो यानी कि ये यहां पे होम एक नाउन का काम कर रहा है, तो भाई वहां पे तो फिर आप टू लगा सकते हो। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा है, तो यानी कि बेटा ये होम क्या है, ये अब काम कर रहा है एडवर्ब का। तो क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो यहां पे ये जो वर्ब है, गोइंग एक वर्ब है ना, जाना, तो वर्ब और एडवर्ब साथ आते हैं, इनके बीच में कोई शब्द नहीं आना चाहिए, तो टू नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, बहुत इजी है। होम को पहचान लोगे कब नाउन है और कब नाउन नहीं है। तो अगर वो नाउन है तो ठीक है, और नाउन नहीं है तो फिर वो एडवर्ब ही है, सिंपल सी बात। क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाता है अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है, देखो अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, या इन द सेम लाइन, ये इसका मीनिंग होता है, के साथ साथ, इन द सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही वॉज वॉकिंग अलोंग द, आप कह सकते हो he was walking along the railway track, तो रेलवे ट्रैक के साथ साथ वो चल रहा था, यानी कि रेलवे ट्रैक जैसे ऐसे बिछा हुआ था, तो रेलवे ट्रैक के साथ साथ वो वॉक कर रहा था, उसी डायरेक्शन में, उसी सेम लाइन में चलते हुए जा रहा था। तो अलोंग का ये मतलब होता है। अलोंग विद अलग चीज हो जाती है कि किसी के साथ हो आप, ठीक है, बट अलोंग अगर यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि के साथ साथ या सेम लाइन में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि रनिंग अलोंग द रिवर बैंक, तो वही वाली बात हो जाती है कि रिवर बैंक जो है उसके साथ साथ उसी लाइन में आप दौड़ रहे हो, ठीक है। तो ये होता है अलोंग। चलो अगला आता है हमारे पास अक्रॉस। अक्रॉस के बेटा दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक अक्रॉस का मीनिंग होता है, आप कह सकते हो के उस पार, यानी कि ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, ठीक है। या फिर अक्रॉस का मतलब होता है एक मूवमेंट में भी, है ना, यहां से वहां मूव करना, किसी चीज का एक साइड से दूसरी साइड जाना, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड जाना, ठीक है। तो बेटा इसके दो मीनिंग होते हैं, इसको याद रखना, है ना। एक इसका मतलब होता है कि उस पार, और एक मीनिंग होता है मूवमेंट, एक साइड से दूसरी साइड जाना, ठीक है। ये इसके मीनिंग होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लो मैंने प्रॉपर तरीके से इसको और फॉर्म कर दिया है। क्लियर। अब एग्जाम्पल से समझा देती हूं। देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको और मैं बोलूं कि सोचो
एक टेबल है, ठीक है, मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। सोचो हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के इस तरफ हमारा एक लड़का खड़ा है, ठीक है ना, मिस्टर डकी, वो यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, और राइट, और मिस्टर डकी की जो गर्लफ्रेंड है वो यहां पर है, ठीक है, ओके। तो बेटा ये एक टेबल, ये इधर बैठे हैं, तो मिस्टर डकी क्या बोलेंगे? मिस्टर डकी बोलेंगे कि माय गर्लफ्रेंड इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल, यानी कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो टेबल के उस पार बैठी है, यानी कि ऑपोजिट साइड बैठी हुई है, सीधी बात है। लेकिन अगर आप सोचो कि एक कमरे के अंदर मिस्टर डकी इधर खड़े हैं, उनकी गर्लफ्रेंड वहां खड़ी है, तो वो अब उसके पास कमरे के इस कोने से लेकर के कमरे के उस कोने तक जा रहे हैं, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि मिस्टर डकी वॉकड अक्रॉस द रूम टुवर्ड्स, टुवर्ड्स क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में उस लेडी अपनी गर्लफ्रेंड की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ही वॉकड अक्रॉस द रूम टुवर्ड्स हिज गर्लफ्रेंड। सो ये हम कह सकते हैं। अब समझ में आया? तो देखो अब यहां पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि मिस्टर डकी, अच्छा मिस्टर डकी कौन है मैं तुम्हें बता देती हूँ। मिस्टर डकी हमारी क्लास के एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं जो आपको अधिकतर मिलेंगे सुनने में, ठीक है। सो मिस्टर डकी इस, या फिर मिस्टर डकी की गर्लफ्रेंड का नाम हमें देना पड़ेगा, कमेंट्स में तुम लोग सजेस्ट कर सकते हैं मिस्टर डकी की नाम का गर्लफ्रेंड का नाम क्या होना चाहिए। सो मिस्टर डकी इज स्टैंडिंग, या मैं सीधा सा बोलूं मिस्टर डकी लिव्स अक्रॉस द टाउन, ठीक है। सो मिस्टर डकी लिव्स अक्रॉस द टाउन का मतलब क्या है कि शहर के उस पार रहते हैं मिस्टर डकी, मतलब मैं शहर के इस पार रहती हूं तो वो उस पार रहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि एक रोड है, ठीक है, अब ये ड्राइंग अगर यहां बनी हुई है, चलो यहां पे एक ड्राइंग बना देते हैं। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक रोड है, ठीक है ना, और रोड के इस एंड पर हमारा एक छोटू सा मस्त एक प्यारा सा, ठीक है, डॉगी है। अब डॉग तो मेरे से बन नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, हमारे पास एक डॉगी है, और वो जो डॉगी है ना, वो डॉगी इस एंड से सीढ़ी सड़क के इस एंड से दौड़ के इस एंड तक आ जाता है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? तो बेटा यहां पर मूवमेंट है ना, एक कोने से दूसरे कोने तक, एक एंड से दूसरे एंड तक मूवमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, सिंपल। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना, एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास ना यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक स्विमिंग पूल है और इसके अंदर एक स्विमर है, और वो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक, तो क्या बोलेंगे? तो हम यही तो बोलेंगे ना कि ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, या फिर ही स्वैम अक्रॉस द स्विमिंग पूल। तो उसने स्विम किया, उसने यहां से स्विम करके उस एंड तक चला गया, तो बेटा एक एंड से दूसरे एंड तक, या यहां से बोल लो एक एंड से दूसरे एंड तक। तो बेसिकली है ना, मूवमेंट होनी चाहिए तो भी अक्रॉस हो जाएगा, या पोजीशन है तो भी अक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में अक्रॉस का मतलब। नेक्स्ट देखो अब क्या है, नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है बेटा किसी चीज के या किसी इंसान के, अगर आप खिलाफ हो, खिलाफ होना अगेंस्ट का मतलब है, या फिर ऑपोजिशन में होना, अपोजिंग, अपोज कर रहे हो, है ना, समवन या समथिंग, समवन और समथिंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब हम ऑपोजिट का अगेंस्ट का यूज करते हैं। अच्छा अगेंस्ट का एक और मतलब होता है, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट का दूसरा मीनिंग होता है लीन करने के लिए, ठीक है। अगर आप प्रेसिंग ऑन, यानी कि अगर आप है ना किसी चीज के सहारे खड़े हो, सहारे कैसे लिखेंगे? सहारा, सहारा हिंदी में लिख देते हैं, इतना तो मुझे आता है, सहारा या सहारे, सहारे, हाँ, आ उ ई की मात्रा नहीं आती मुझे, बस सहारे खड़ा होना। चलो मस्त, पूरा ही हिंदी में लिख दिया। तो ये दो मीनिंग होते हैं अगेंस्ट के। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यू कैनॉट एक्ट अगेंस्ट द लॉ, तुम
कानून के खिलाफ एक्ट नहीं कर सकते, जो कानून है वो मानना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना, उसके खिलाफ उसको ओपोज नहीं कर सकते। तो यहां पे अगेंस्ट का इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर सोचो कि मैं दीवार के सहारे ऐसे मस्त हाथ ऐसे करके अपने दीवार के सहारे खड़े हुई हूं, तो बेटा मैं प्रेसिंग ऑन, है ना, मैं उसके सहारे खड़ी हूं, तो जब किसी चीज के सहारे, दीवार, लैडर, डोर, इन सब के सहारा लेकर के खड़ा हो जाता है, तो अगेंस्ट तब भी यूज होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द डोर। ठीक है, क्लियर है इतना? अगेंस्ट आ गया समझ में। अब आता है बिटवीन, अमंग और एमिड। अब देखो बेटा बहुत इजी है, ये तो आप जानते होगे, बिटवीन, अमंग और एमिड क्या कहते हैं। हाँ, अब यहां पे क्या होता है, बिटवीन का मतलब है ये तीनों ही यूज होते हैं जब हम बोलना चाहते हैं बीच में। ठीक है, बीच में, या तो डिस्ट्रीब्यूशन है या पोजीशन बता रहे हो कि बीच में है। ठीक है, या तो चीजों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो पोजीशन बता रहे हैं कि उसकी पोजीशन चीजों के बीच में है। तो बेटा बस अब क्या होगा, अगर दो के बीच है तो बिटवीन होगा। ठीक है, तो बिटवीन, एक काम करते हैं, हाँ, अगर दो के बीच है तो बिटवीन होगा। ठीक है, अगर दो से ज्यादा के बीच है, 2+, है ना, दो से, लिख देते चलो, दो से ज्यादा के बीच है तो अमंग बोलते हो आप। ठीक है बेटा, और अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन के बीच है तब आप एमिड बोलते हो। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो मैं और अच्छे से समझा देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक मस्त सा, ठीक है, पेड़ है ना, और सिमिलर अगर हम देखें तो कुछ हाँ, ठीक है। अब यहां पर बेटा सोचो कि हमारे जो मिस्टर डकी हैं वो इन दोनों के पेड़ के बीच में खड़े हैं। मिस्टर डकी यहां खड़े हुए हैं। अब मिस्टर डकी अगर यहां खड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे ही स्टैंडिंग बिटवीन द ट्रीज। वो दोनों ट्री के बीच में खड़े हैं तो दो के बीच। वहीं पर अगर मिस्टर डकी हमारे यहां खड़े हैं, ठीक है, इन तीनों पेड़ों के बीच में यहां पे कहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो तीन पेड़ हैं समझ लो कि इनको सराउंड कर रहे हैं, तो तीन पेड़ के बीच में है तो हम बोलेंगे ही स्टैंडिंग अमंग द ट्रीज। राइट। अब सोचो कि मुझे एक कचरे का ढेर था। ठीक है, एक कचरे का ढेर था, खूब बड़ा ऐसे ऐसे कचरा था, है ना, कचरे का ढेर था। हाँ, लो, रुको, ठीक है, ऐसा बहुत सारा यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, कचरे का ढेर है, और उस कचरे के ढेर के अंदर बेटा मुझे एक गोल्ड कॉइन मिल जाए, तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे वो गोल्ड कॉइन कहां मिला है, कचरे के ढेर के बीच में मिला है। क्या मैं कचरे को काउंट कर सकती हूं? नहीं कर सकती ना यार। अब अगर मग है, मेरे पास 5 मग हैं, तो मैं काउंट कर सकती हूँ आई हैव 5 मग्स, या फिर आई हैव 10,000 मग्स, मैं वो काउंट कर सकती हूँ। बट अगर वो मग टूट जाए, वो कचरा बन जाए, टूट जाए, तो क्या उसको काउंट करेंगे? तो वो तो अनकाउंटेबल है ना। तो मैं क्या बोलूंगी कि आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन एमिड द हीप ऑफ द गार्बेज। राइट, हीप यानी कि ढेर, गार्बेज के ढेर में मुझे गोल्ड कॉइन मिला। तो बस यही फर्क होता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में आपको क्लियर हुआ? तो देखो अब दोबारा से समझो इस चीज को कि अगर अब ऐसे भी मैं बोल सकती हूं कि द फादर, राइट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, द फादर divided his property between his two sons। एकदम सही है, बिटवीन दो बच्चों के बीच में था तो हमने बिटवीन बोल दिया। लेकिन वहीं पर अगर बेटा हम बोल रहे हैं कि द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी या गेव हिज प्रॉपर्टी, डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली, ठीक है, अमंग his 3 daughters।
तो अब यहां पर देख रहे हो बेटा, क्योंकि दो से ज्यादा के बीच में डिवीजन हुआ है तो अमंग आ गया है। तो चीज को डिवाइड कर रहे हो या पोजीशन बता रहे हो, दो है तो बिटवीन, दो से ज्यादा है तो अमंग, और एमिड का इस्तेमाल है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो मैं बोलूं कि यार बहुत क्योस है, बहुत क्योस है, बहुत भसड़ है, बहुत क्योस है मेरे माइंड में, सो मैं क्या बोलूंगी कि आई फाउंड पीस एमिड क्योस। इस क्योस के बीच में भी मैंने पीस ढूंढ लिया। आप क्योस को गिन थोड़ी सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है तो एमिड आ गया। क्लियर, इजी है। अच्छा मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, इंटरेस्टिंग है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नहीं भी सीखोगे तो भी चलेगा, बट इंटरेस्टिंग है, सीख लो। एक वर्ड होता है हमारे पास अमंग और एक वर्ड होता है हमारे पास अमंगस्ट। ठीक है बेटा, अब दोनों में पता है फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क कुछ भी नहीं होता, दोनों का इस्तेमाल एक ही जैसा है, दोनों को एक ही जगह पे, दोनों एक जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमंग हर जगह पे इस्तेमाल होता है। अमंग्स्ट ना सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हो जब इसके बाद आने वाला जो नाउन है उसमें अगर वावल साउंड है तो, ठीक है, तो वहां पर अमंग्स्ट आता है। बाकी तो वैसे अमंग यूनिवर्सल है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा नहीं अगर, पर आपको नॉलेज के लिए पता रहे इसलिए मैं बता दे रही हूं। जब इतना सीख ही रहे हो तो एक छोटी सी चीज भी सीख लो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, ही डिवाइडेड द स्वीट्स among us, और वहीं पर बेटा मैं लिखूं कि he divided the sweets amongst us। इन दोनों में से क्या सही है? तो अगर अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उस हिसाब से आप बोलोगे मैम सेकंड वाला सही है, बेटा दोनों ही सही है, राइट। मैंने बोला अमंग भी आ सकता है ना, अमंग भी सही है। और देखो यहाँ पे अस में हमें वावल साउंड आ रही है ना, अस, तो यहां पर अमंगस्ट भी सही है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैम यहां पर मैं अमंगस्ट लगा दूं कि बिटवीन द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंगस्ट हिज 3 डॉटर्स, नहीं यार, अमंगस्ट सिर्फ नाउन वावल साउंड पे आता है। ऐसा नाउन हो जिसमें वावल की साउंड हो तभी आता है अमंगस्ट, और अमंग तो हर जगह आ जाता है। अगर वावल साउंड है तो भी लगा सकते हो, नहीं है तो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वावल साउंड नहीं है तो भी आ गया, और अगर वावल साउंड है तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अमंगस्ट सिर्फ तब आएगा जब वावल साउंड हो। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास है इन और इनटू। इन और इनटू में फर्क क्या होता है? सिंपल सी चीज है, इन जो होता है ना ये बताता है आपकी पोजीशन। ठीक है, ये बताता है पोजीशन, ये बताता है स्टेट। ठीक है, और इनटू जो है ये बताता है मूवमेंट, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बेटा मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, आई हैव अ बॉक्स, और इस, हाँ, तो मेरे पास एक बेसिकली एक बॉक्स है, राइट, आई हैव दिस बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर मेरे पास एक बॉल रखी हुई है। ठीक है बेटा, इस बॉक्स के अंदर मेरे पास एक बॉल रखी हुई है। तो बॉल की पोजीशन क्या है कि वो बॉक्स के अंदर है। तो मैं क्या बोलूंगी? तो सिंपल सा हम बोलेंगे ना यहां पर कि द बॉल इज इन द बॉक्स। सिंपल, बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है ना। अगर ये पेन जो है बेटा ये मेरे हाथ के अंदर है, मतलब कि पेन को ऐसे होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी चीज से सराउंड हो रहा है, एक एनक्लोज्ड एरिया में है, तो हम इन बोलेंगे। मैं कमरे के अंदर हूं तो आई एम इन द बेडरूम, राइट, आई एम इन द क्लासरूम, क्योंकि यार ये मेरे को सराउंड कर रहा है ना, चार दीवारी से मैं घिरी हुई हूं ना। तो कोई चीज अगर देखो किसी एरिया में अगर तुम घिर जाते हो, किसी एनक्लोज एरिया के अंदर हो, तो इन आएगा। अब ये पेन है, ये ऐसे रखा होता तो इन नहीं बोल सकती मैं, लेकिन ये चारों ओर से ऐसे घिर जाए, है ना, मेरे हाथ में मुट्ठी के अंदर आ जाए, तो अब ये मेरे हाथ के अंदर एनक्लोज एरिया के अंदर है तो इन आएगा। तो वैसे ही बॉक्स के अंदर है बॉल, तो हम बोल रहे हैं कि द बॉल इज इन द बॉक्स। लेकिन बेटा अगर सोचो कि ये बॉल जो है ये ऐसे बाउंस करके बॉक्स में चली जाए, तो इसने मूवमेंट हुआ है किसी चीज के अंदर, तो हम इनटू बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यहां पर सोचो बॉक्स के अंदर कैट बैठी है, तो मैं क्या बोलूंगी कि उसकी पोजीशन है ना बॉक्स के अंदर, कैट बैठी हुई है बॉक्स के अंदर, घूम के अभी चल के थोड़ी गई है, वो तो बैठी है वहां पर, तो द कैट इज इन द बॉक्स। ठीक है, लेकिन सोचो कि कैट जो है वो बॉक्स के अंदर जंप कर जाए, तो कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। आ गया समझ में? तो ये मूवमेंट बताता है बेटा। क्लियर है ना? द कैट jumped into the box। सो यहां पे अब आप समझो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लास के अंदर हूं, ये मेरी पोजीशन है।
लेकिन वहीं पर एकदम से ऐसा हो जाए कि एक टीचर क्लास के अंदर आ रहा है, तो मूवमेंट बता रहे हैं कि हम बाहर, आपकी पोजीशन अंदर थी नहीं, आप कहीं और से अंदर आए हो, आप बाहर से अंदर आ रहे हो, तो मैं बोलूंगी द टीचर वॉकड इनटू द क्लासरूम या टीचर केम इनटू द क्लासरूम। तो इनटू का तब इस्तेमाल होता है। क्लियर है, इजी है, गॉट इट। अब देखो सिमिलरली बेटा ऑन टू होगा। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हमारे पास अगेन एक टेबल है, ठीक है, अब बोलो कि मैम बहुत टेबल है हमारे पास। हाँ, हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर हमारे पास बैठी हुई है एक मस्त किटी, ठीक है, वी हैव अ कैट है ना, और ये हमारी कैट जो है, ये कैट हमारी टेबल के ऊपर बैठी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, उसकी पोजीशन क्या है बेटा? अगेन मैंने बोला ना, ये काम आएगा पोजीशन के लिए कि आप उसकी स्टेट बता रहे हो वो कहाँ है, और ये आता है मूवमेंट के लिए। तो ऑलरेडी हमारी कैट की पोजीशन क्या है, उसकी स्टेट क्या है कि वो बैठी हुई है ना टेबल के ऊपर, तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, या हम बोलेंगे द कैट इज ऑन द टेबल, सीधा द कैट इज ऑन द टेबल, वहां पे है तब से वो। लेकिन अगर वो मूव करके वहां पहुंचती है तो हम बोलेंगे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। वो थी नहीं वहां पर, वो जंप करके गई है। अभी मैंने देखा ना, ऐसे जंप करके पहुंच गई, तो पोजीशन क्या है? शी जंप्ड ऑन टू द टेबल, और तब से वहीं बैठी थी, तो शी इज ऑन द टेबल, राइट। अच्छा अब देखो, ऑन का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज किसी के सरफेस पे हो। ये पेन मेरे हाथ का सरफेस है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, क्या मैंने इसको घेर रखा है? नहीं, ये बस उसके ऊपर रखा है, तो ऑन का इस्तेमाल होगा। अब एक घड़ी है, एक घड़ी हम दीवार पे लटका दें तो हम क्या बोलेंगे? द क्लॉक इज एट द वॉल, नहीं, हम बोलेंगे ऑन द वॉल, क्योंकि बेटा दीवार का सरफेस ये होता है ना, ये दीवार का सरफेस है कि नहीं? तो हम बोलेंगे द लिजर्ड इज ऑन द वॉल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, राइट। तो ये ऑन होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? टेबल का सरफेस क्या होता है? ऊपर, है ना, ये ऊपर का एरिया टेबल का सरफेस है, इसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। चलो आगे आते हैं एट और इन। अब एट और इन को आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ, यहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। एट और इन का इस्तेमाल होता है बेटा टाइम के लिए भी, टाइम भी बताते हैं ये दोनों वर्ड्स, और ये दोनों वर्ड्स प्लेस भी बताते हैं। अब ये टाइम कब बताते हैं और ये प्लेस कब बताते हैं? देखो, एट जो है ना, ये ना बहुत एग्जैक्ट चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है, एग्जैक्ट, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बताना है तो एट इस्तेमाल करो, एग्जैक्ट प्लेस बतानी है तो एट इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं यार मैं ना तुमसे 4 बजे मिलूंगी, मैं तुमसे 4 बजे मिलूंगी, तो यानी कि एग्जैक्ट टाइम है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप बोलोगे आई विल मीट यू एट 4 PM, ठीक है, आई विल मीट यू एट 4 PM, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि कहां पे मिलूंगी, मैं तुम्हें ना 4 बजे मिलूंगी और कॉफी शॉप में मिलूंगी, या फिर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें एक काम करते हैं, मैं तुम्हें क्लासरूम पे, स्कूल पे मिलूंगी, ठीक है, आई सी यू एट द स्कूल, ये भी बोल सकते हैं। वैसे तो इन भी आ सकता है स्कूल के लिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, राइट। अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें बस स्टॉप पे मिलूंगी तो आई मीट यू एट द बस स्टॉप, ठीक है, आई मीट यू एट द बस स्टॉप, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन आप बता रहे हो। जैसे आपने सुना होगा ना, अगर आपने कभी पिज्जा या कुछ खाना स्विगी ब्लिंकिट का भी ऑर्डर किया हो, तो वो भैया जो होते हैं खाने डिलीवर करने वाले, वो क्या बोलते हैं कि मैम मैं आपके डोर स्टेप पे खड़ा हूं, तो उसका मतलब क्या होता है? आई एम एट द डोर, आई एम एट द गेट, आई एम एट द गेट, आई एम एट द गेट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, या बिल्डिंग गेट। तो वो एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं कि जब आप दरवाजा खोलोगे तो आपको वहीं पे वो दिख जाएंगे, और वहीं पे आसपास खड़े दिख जाएंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे इन का इस्तेमाल कब होता है बेटा? देखो इन का इस्तेमाल तब होता है, मैं ना वैसे आपको इन, ऑन और एट अच्छे से ही समझा देती हूँ। यहाँ पर एट थोड़ा सा पार्टीशन करके अच्छे से समझाते हैं, ताकि आपके पास एक पूरा टेबल बना रहे। हाँ, ठीक है, एट, इन और ऑन। तो एट का इस्तेमाल, एन लिख दिया मैंने, सॉरी, हाँ, तो एट का इस्तेमाल जो होता है ना बेटा, ठीक है, एट का इस्तेमाल होता है फॉर एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। इनका इस्तेमाल होता है जब आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बताना चाहते हो, जैसे कि दिन के पहर, है ना। अब 4 तो दिन में 2 बार ही बजेंगे, एक या तो सुबह, एक या तो शाम को, है ना। और अगर 4 PM बोल दो तो वो दिन में एक ही बार बचता है, तो ये एग्जैक्ट टाइम है, और थोड़ी देर के लिए होगा थोड़ी देर बाद 4, 4:30, 5:30 टाइम बदल जाता है। तो देखो एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है और एग्जैक्ट प्लेस के लिए होता है, ठीक है बेटा, एग्जैक्ट प्लेस।
लेकिन इन जो है, इनका प्लेस मैंने आपको बता दिया, इन तब आप प्लेस के लिए यूज करोगे जब किसी चीज से सराउंडेड हो, है ना। इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर हूं मैं, है ना, आया समझ में। आई एम इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर हूं मैं, स्पेशली अगर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं, ठीक है, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं, मैं हॉस्पिटल के अंदर हूं, तब मैं बोलूंगी आई एम इन द हॉस्पिटल। लेकिन सोचा मैं हॉस्पिटल के बाहर हूं, पार्किंग लॉट में हूं, किसी से मिलने जा रही हूं, तो मैं बोल दूंगी आई एम एट द हॉस्पिटल, ठीक है, मैं किसी से मिलने आई हूं, मैं खुद एडमिटेड नहीं हूं। तो यहां पे आपको ये भी थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा। अच्छा, तो किसी अगर एनक्लोज्ड एरिया के अंदर हो, जैसे पार्क के अंदर बैठे हो, तो पार्क की भी तो एक बाउंड्री होती है ना, तो आई एम इन द पार्क, ठीक है। तो यहां पे इन का इस्तेमाल तब होता है जब आप एनक्लोज्ड एरिया के अंदर होते हो, एनक्लोज्ड एरिया या स्पेस, ठीक है बेटा। और टाइमिंग में हम कब इस्तेमाल करते हैं, हम ना इन मॉर्निंग के साथ यूज करेंगे, इवनिंग के साथ यूज करेंगे, ठीक है, आफ्टरनून के साथ यूज करेंगे, ठीक है। ऑन का इस्तेमाल कब होता है, ऑन अगर कोई डेट बोलनी है वो बोल दो, ऑन अगर कोई डे बोलना है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वो बोल दो, या ऑन कोई ओकेजन बोलना है तो तब आप यूज कर सकते हो ऑन, ठीक है। और ऑन कब यूज होता है प्लेस में, जब आप बताना चाह रहे हो कि अगर कोई चीज सरफेस पे है किसी दूसरी चीज के, तो तब यूज होता है ऑन। क्लियर है बेटा। देखो दोबारा से एक चीज यहां पे और समझ लो कि एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि एट 4 PM, ठीक है। एट नून भी बोलते हैं हम, क्योंकि नून कब होता है भाई, जब 12 बजते हैं घड़ी में। एट मिडनाइट भी बोलते हैं हम, क्योंकि एट कब होता है बेटा, मिडनाइट कब होता है, मिडनाइट होता है ना रात के 12 बजे को, हम मिडनाइट बोलते हैं, तो एट मिडनाइट ये भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। एट नून ये भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, दोपहर के 12 बजे। एट 4 PM, एट 5 PM, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हो आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, आई विल कॉल यू इन मॉर्निंग, आई कॉल यू इन द आफ्टरनून, आई कॉल यू इन द इवनिंग, ये बोल सकते हो, ठीक है। आई विल मीट यू ऑन मंडे, ऑन कोई दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस डे, ठीक है। ये भी तो एक दिन ही आता है ना, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा क्रिसमस डे 36 दिन चले जा रहा है, या इंडिपेंडेंस डे 5 दिन से इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, वो एक दिन है ना। ऑन बर्थडे, आई विल वेयर अ रेड ड्रेस ऑन माई बर्थडे, ऑन क्यों, क्योंकि ये एक दिन है, एक दिन पैदा हुए थे तुम, 4 दिन तक पैदा ही नहीं हो रहे थे, तो ये एक दिन है, ठीक है। तो ऑन बर्थडे, ऑन 21st, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। और नाइट के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना ये एक्सेप्शन है, नाइट की बात होती है तो एट आना चाहिए। आई विल कॉल यू एट नाइट, आई विल सी यू एट नाइट, ठीक है। क्लियर है, तब आप इन यूज नहीं करोगे। चलो अब हम आगे आ जाते हैं अप और डाउन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अप का मतलब होता है ऊपर, चलो ये नहीं लिखती क्योंकि नीचे लिखना मुझे आएगा नहीं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऊपर नीचे, सिंपल, ऊपर और नीचे, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहां पे ना मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूं कि ये अप डाउन को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा और चीजों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनको ना कंपेयर करके ही सीखना पड़ेगा। तो मैं काम करती हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से कंपेयर करके ही सिखाती हूँ। अप डाउन अबव बिलो, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। सो हम इसको सीखते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, चलो। तो यहां आता है हमारा सबसे पहले अप, और यहां आता है डाउन, फिर यहां आता है हमारा ओवर, यहां आता है अंडर, ये आता है अबव, और यहां आता है बिलो, ठीक है। सो ये दोनों वर्ड्स जो है ना, ये लोग, ये वर्ड साथ में यूज होते हैं, अप और डाउन साथ में यूज होता है, ठीक है। ओवर अंडर साथ में यूज होता है, अबव बिलो साथ में यूज होता है। इन तीनों का मतलब होता है ऊपर, है ना, ऊपर। लेकिन तीनों में फर्क है बेटा, ऊपर, क्लियर, तीनों में फर्क है, अभी वो समझेंगे हम। और इसका मतलब होता है नीचे, ठीक है, नीचे और नीचे। लेकिन कैसे, इसको समझते हैं आप। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो जानने वाली है वो ये है कि अप मतलब नॉर्मल अप, है ना, अप मतलब ऐसे नॉर्मल, द प्राइजेस वेंट अप, ठीक है, द प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल वेंट अप, भाई बढ़ गए, ऊपर चले गए, दाम बढ़ गए, ठीक है ना। नीचे आ गए, वेंट डाउन, हिज फीवर वेंट डाउन,
ठीक है, या हिज बॉडी टेम्परेचर वेंट डाउन, उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो गिर गया, नीचे चला गया, उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये तो ऊपर नीचे का हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी एक लेवल से, है ना, मैं किसी के कंपैरिजन में बोल रही हूं कि इस लेवल से ऊपर या इस लेवल से नीचे, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बेटा अबव और बिलो का इस्तेमाल करते हैं। देखो जब भी हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना अबव सी लेवल, तो अप सी लेवल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अप और डाउन का नॉर्मल मीनिंग है ऊपर या नीचे। लेकिन अबव और बिलो तब यूज होता है जब आप किसी एक मार्क को, किसी एक पॉइंट को रखते हुए उसके कंपैरिजन में ऊपर या नीचे बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आई एम अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल के कंपैरिजन में, सी लेवल को समझते हुए इसके ऊपर हूं मैं, या बिलो सी लेवल यानी कि इस सी लेवल के कंपैरिजन में इसके नीचे हूं मैं, ठीक है। गॉट इट, इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये होता है अबव और बिलो जब आप किसी के कंटेक्स्ट में अगर बात करो तो, ठीक है। समथिंग, कोई लेवल होना चाहिए, लेवल में आप किसी चीज के नीचे हो या लेवल में आप किसी चीज के ऊपर हो, ठीक है, उसके लेवल के कंपैरिजन में। अब ओवर एंड अंडर क्या होता है बेटा, कि किसी चीज के ऊपर लेकिन टचिंग, टच होना चाहिए, सरफेस, सरफेस टचिंग, ठीक है। और यहां पर नीचे है लेकिन सरफेस टचिंग नीचे, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाती हूं कैसे। अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को बहुत ठंड लग रही है, मेरे ऊपर एक कंबल डाल दो ना, बहुत ठंड लग रही है, मेरे को कंबल उड़ा दो, तो मेरे ऊपर कंबल डालोगे तो ये मेरे ऊपर आ रहा है, ऊपर है, लेकिन मेरे को टच भी तो करेगा, ऐसे मेरे ऊपर उड़ थोड़ी रहा होगा, कंबल मेरे टच भी तो करेगा ना, मेरे सरफेस पे, मेरी बॉडी के सरफेस पे टच भी करेगा। कैन यू प्लीज पुट अ ब्लैंकेट ओवर मी, तो ओवर मैंने लगाया कि भाई मेरे ऊपर तो डालना है लेकिन मेरे को टच कर रहा होगा, वो तो ओवर मी, ठीक है। ही स्प्रेड द टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, उसने टेबल क्लॉथ को स्प्रेड करा, उसने टेबल पे जो कपड़ा था वो स्प्रेड कर दिया टेबल के ऊपर, तो टेबल के सरफेस के ऊपर स्प्रेड किया ना बेटा, वो उड़ थोड़ी रहा है हवा में। तो इसलिए जब किसी चीज के सरफेस के ऊपर तो आप यूज करेंगे ओवर। और अगर मैं बोलूं कि, अगर आप मेरे से बोलो मैम आपको ठंड नहीं लग रही, आपने क्या पहना हुआ है इसके नीचे, तो मैं बोलूं कि आई एम वेयरिंग अ वार्मर अंडर द टी शर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने, है ना, इस टी शर्ट के अंदर, ठीक है, सरफेस टचिंग है ना, टच हो रहा है ना सरफेस, तो उसके अंदर पहने हुए हैं एक वार्मर, तो अंडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग, आप लोग ब्लेजर्स पहनते हो अपने स्कूल में, तो ब्लेजर के नीचे क्या रहता है, एक स्वेटर रहता होगा या शर्ट होती होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई एम वेयरिंग अ शर्ट अंडर द ब्लेजर, राइट, या आई एम वेयरिंग अ वेस्ट अंडर द शर्ट। तो अब आप समझ रहे हो उसके सरफेस में टच होते हुए अंदर नीचे, ठीक है। अब यहीं पर दोबारा से देखो, अगर मैं बोलूं कि उसकी सैलरी कितनी होगी यार, तुझे क्या लगता है उसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा होगी या 10,000 से कम होगी, तो अब यहां पे आपने एक लेवल सेट कर दिया कि इसके ऊपर होगी या इसके नीचे होगी, तब आप क्या यूज करने वाले कमेंट्स में बताओ, तब आप अबव बोलोगे ना। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हिज सैलरी माइट बी, अबव 10K और बिलो, तो अबव क्यों, क्योंकि 10K हमने एक मार्क सेट कर दिया इसके ऊपर या इसके नीचे, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है ना। तो ये होता है फर्क, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्लियरली। अच्छा, बिहाइंड का मतलब होता है बेटा पीछे, सिंपल है ना, इसका मतलब क्या होता है, पीछे, है ना। अब सीक्वेंस में पीछे हो सकता है, द बॉय सिटिंग बिहाइंड यू, यानी कि सीक्वेंस में तुम आगे हो, तुम्हारे पीछे जो बच्चा बैठा है वो। अब ऐसा भी हो सकता है मैं बोलूं माई कार इज पार्क्ड बिहाइंड अ बिग येलो ट्रक, तो मेरी गाड़ी एक बड़े से येलो ट्रक के पीछे खड़ी है, तो उसके सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं, टाइम में भी हम बोल सकते हैं, है ना, सीक्वेंस में भी हम बोल सकते हैं। तो बिहाइंड का मतलब वो होता है। बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब क्या हो सकता होता है, तो बिसाइड का मतलब होता है कि बाजू में, बाजू में, है ना, के बाजू में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, अलावा या इन एडिशन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझाती हूं, द गर्ल सिटिंग बिसाइड यू इज प्रिटी, वो जो लड़की तुम्हारे बाजू में बैठी है वो बड़ी ही सुंदर है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन स्पीक हिंदी एंड फ्रेंच, तो भाई
इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी और फ्रेंच बोल सकती हूँ कि उस, और या तो फिर ऐसे बोल लो या कह लो कि हिंदी और फ्रेंच के साथ साथ इन एडिशन, है ना, या इंग्लिश के साथ साथ एडिशन में मैं ये दोनों भाषा भी बोल सकती हूँ। तो बिसाइड्स का मतलब ये होता है। क्लियर, इजी, गॉट इट। चलो, सो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि आई होप बेटा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। ठीक है, पूरा बने रहने के लिए, पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट से बताना। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में, चैट बॉक्स में भी डाल दूंगी और कमेंट्स में भी, तो वहां पे आप जुड़ जाओ, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे बता दो। ग्रामर पे ही लेकर के आऊं या जूलियस सीजर या फिर आपकी पोइट्री, जो शॉर्ट स्टोरीज है उसमें से कुछ करवा दूं, टू लेट मी नो। और यस, आई विल पे अटेंशन टू द कंटिन्यूटी। चैनल पे कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।